इस वक्त दुनिया में बहुत सारी घटनाएं एक साथ हो रही हैं और जो लोग हैं, जानकार लोग, वो भी हैरान परेशान हैं हो क्या रहा है ये समझने में। जैसे ही कुछ होता है उसके बाद जो खबरिया चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, वो इस पर बात करना शुरू कर देते हैं। बहुत बार उनके लोगों को जानकारी होती है या एक्सपर्ट्स को जानकारी होती है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत बार नहीं होती। मगर चूँकि उनको टीआरपी चाहिए होती है, रेटिंग चाहिए होती है, इसलिए उनको खबरें करनी होती हैं, वीडियो करना होते हैं। ट्रंप ने जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको तहस नहस करके रख दिया है और दुनिया में जंगें चल रही हैं और ये जंगों का पीरियड है। आने वाले वक्त में और ज़्यादा खून खराबा, दहशत, कत्लेआम ये देखने को मिल सकता है 2026 ही में। अचानक से यूएई के किंग वो भारत आए। MBZ उनको कहते हैं, मोहम्मद बिन ज़ायद। वो भारत आए, क्यों आए अचानक से? मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत उथल पुथल है वहाँ। हाई अलर्ट पर है पूरा मिडिल ईस्ट, अरब का खित्ता। वहाँ जंग, बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है। MBZ भारत अचानक क्यों आए? ये बड़ा मुख्तसर सा दौरा था जिसकी जानकारी मीडिया सोर्सेस को नहीं थी। 3-3.5 घंटे का सिर्फ ये प्रोग्राम था उनका। वो आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी वो उनको रिसीव करना चाहते हैं। रेड कारपेट वेलकम होता है और प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके साथ ट्रैवल करके एयरपोर्ट से फिर आते हैं। MBZ के साथ एक बड़ा डेलीगेशन भी उनके साथ था। लेकिन वो अचानक क्यों आए? 2 घंटे के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने के लिए अचानक से क्यों आए? कोई ख़ास ऐसी बात थी जो करना थी जो फ़ोन पर नहीं हो सकती थी, मेल के ज़रिए नहीं हो सकती थी, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए नहीं हो सकती थी, या और भी जो ज़राए हैं उनके ज़रिए नहीं हो सकती थी। 1 to 1 बैठ करके बात होनी थी। ऐसी कोई बात थी शायद जो उन्हें खुद आना पड़ा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त बहुत पैनिक है। ईरान पर हमला होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये बात भी है। और साथ ही यमन का मामला है, फिर सोमालीलैंड का मसला है, फिर यूएई का जो किरदार है जो अब सामने आया जा कर के, लोगों को जानकारी नहीं थी। हम तो अपने वीडियोज़ में बहुत पहले से बता रहे हैं, जब हमने बहुत सारी खबरें वीडियोज़ किए थे गाज़ा वॉर पर, कि यूएई हमास को ख़त्म कराने की कोशिशों में लगा हुआ है। अरब का पूरा खत्ता लगा हुआ था कि हमास ख़त्म हो जाए। इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अरब के मुल्कों को रिकॉग्नाइज करने में इसराइल को प्रॉब्लम हो रही है। तो वो चाह रहे थे कि हमास, हिजबुल्लाह, हूतीस ये सब ख़त्म हो जाए, असद की हुकूमत गिर जाए। ये सब कुछ एक जो चीज़ें थी उसके तहत सब हुआ। यूएई को लेकर के ये भी खबरें आई कि उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया वेस्ट में ये एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा कराने में, या इस्लामोफोबिया को बढ़ा करके दिखाने के लिए। इस पर हमने खबर ही पब्लिश किया, www.tcang.com पर आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में वो खबर है। साथ ही यूएई यमन के अंदर बागियों को हथियार दे रहा था सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, और हुसीस के ख़िलाफ़, हुती जिनको कहते हैं हुसीस, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, जिस पर सऊदी अरब ने बाकायदा स्ट्राइक किए, हमले किए और वहाँ से यूएई को अल्टीमेटम दिया कि आप
एवेक्यूएट करें, खाली करें इसको फ़ौरन तत्काल, और उसको आना पड़ा खाली करके। इसी तरह से सोमालीलैंड को जो इसराइल ने रिकॉग्नाइज किया, उसके पीछे यूएई का माना जा रहा है कि यूएई के इशारे पर सोमालिया का डिवीज़न ये हुआ है। अब अचानक से MBZ को भारत क्यों आना पड़ा, मुद्दा यही है। शायद कोई वो पैगाम लाए हों इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का, या गुप्त कोई विशेष कोई ख़ास पैगाम हो सकता है, या डोनाल्ड ट्रंप का हो सकता है। क्योंकि एक ट्राई का बनता हुआ हम देख रहे हैं, भारत, इसराइल और यूएई का। उसमें हम म्यांमार को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि म्यांमार में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसराइल ने। इसराइल की एजेंसी, इसराइल की गवर्नमेंट म्यांमार पर बहुत फोकस किए हुए है। वहीं बांग्लादेश में तुर्की का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, सऊदी अरब भी, साथ ही चाइना। तो जो ग्लोबल सीन है उसमें यूएई कोई सब प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। उससे निकलने के लिए, क्योंकि अगर ईरान का मामला है जैसे, वहाँ भी सारे मुल्कों ने, अरब के मुल्कों ने, सऊदी अरब ने, ओमान ने, कतर ने, सब ने इनकार कर दिया, हम अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब ने तो बिल्कुल पूरी तरह से, जिसको कहना चाहिए रेड लाइट या रेड लाइन ड्रॉ कर दी कि हम अपनी कोई भी न ज़मीन, न आसमान, न पानी, कुछ इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन यूएई का कोई बयान नहीं आया इस दौरान। अब MBZ जो भारत आए थे, क्योंकि देखें सऊदी अरब के साथ जब से यूएई की तनातनी शुरू हुई है, और वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त, तो सऊदी अरब से बड़ा या ताकतवर मुल्क तो यूएई नहीं है। अब यूएई को ऐसे साथियों की तलाश है जो इसराइल के साथ, जिनके मामला अच्छे हों, बेहतर हों। आपको ये बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने जो कहा था कि हमने पाकिस्तान को सूचना भेजी थी ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले, तो वो MBZ के ज़रिए भेजी गई थी, और सऊदी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के ज़रिए। MBZ ने जब पाकिस्तान को कहा कि भारत कोई एक कार्रवाई करना चाहता है और आप उस पर रिटेलिएट मत करना, तब पाकिस्तान ने उस पर इनकार कर दिया था कि नहीं, कार्रवाई हम करेंगे। ये हम बिल्कुल पुख्ता बता रहे हैं आपको, जानकारी जो हमें है कि हम कार्रवाई करेंगे। ये पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। अगर भारत की तरफ से फायर आता है तो हम उसका जवाब देंगे, कोई हमला आता है तो हम जवाब देंगे। उस पर यूएई ने बहुत धमकाया था पाकिस्तान को, यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो नागरिक यूएई में, उनको निकाल देने तक की बात थी। और ये कहा था बाद में आप हमारी पास आते हो कि हमारी बैंकों में पैसा रख दो या हमें कर्जा दे दो, तो वो हम आगे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे बताने के लिए कुछ भी, जो और बातें हुई थी। बात यह है कि MBZ जो आए हैं भारत, तभी गाज़ा पीस प्लान जो चल रहा है, सेकेंड फेज सीज फायर का, वो शुरू हुआ है। अचानक से उनको क्यों आना पड़ गया? आपके पास भी इसका कोई जवाब हो तो आप बताएं। हमारा मानना यह है कि भारत और इसराइल, क्योंकि एक 2022 में जो G20 भारत में हुआ था, जिसके बाद फिर 23 में 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। 2022 तक, G20 समिट तक सारी चीज़ें नॉर्मल थी। भारत में एक ऐलान हुआ कि भारत, सऊदी अरब, यूएई और इसराइल एक कॉरिडोर बना रहे हैं, और ये इसराइल से होकर के यूरोप तक जाएगा। तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोआन ने उसी वक्त उसकी मुखालफत कर दी थी, और
फ़लस्तीन की कोई बात नहीं कर रहा था, सभी लोग इसराइल के साथ अपने मामला तय करने में लगे हुए थे। जिसके बाद फिर हमास ने, हिजबुल्लाह ने, चाइना ने, ईरान ने मिलकर के पूरा कार्यक्रम तय किया जो इसराइल के ऊपर हमला हुआ था। उस डिटेल में एक पूरी स्टोरी है उसकी, जो आज के दिन बयान नहीं की जा सकती है। 2023 को 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ इसराइल में हुआ, उसके बाद इसराइल के साथ यूएई ने मिल करके हमास को तहस नहस करने में, बर्बाद करने में, जंग के दौरान जब जंग चल रही थी हमास की इसराइल के साथ, तो यूएई की तरफ से खुफिया जानकारियां हमास के ख़िलाफ़ इसराइल को दी जाती थी। और ईरान के अंदर जो कत्लो गारत हुआ लास्ट ईयर, मोसाद के साथ मिल करके इसराइल ने सब काम किए थे। ईरान के अंदर जब इसराइल ने 30 के करीब ईरान के बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल्स को, उसमें ईरान के प्रेसिडेंट को ही सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनी, उनको भी कत्ल करने की साजिश थी, तैयारी थी, लेकिन वो बच गए थे। उनको गुप्त ठिकाने पर ले जाया चला गया था उस वक्त। अबू धाबी में, अबू धाबी जिसको कहते हैं, वहाँ एरिक प्रिंस ने ठिकाना बनाया हुआ है। ब्लैक वाटर्स के एरिक प्रिंस ने, हमने उस पर पूरी स्टोरी दी है, आप देखिएगा, ये इसी चैनल पे मौजूद है। एरिक प्रिंस, उसने ठिकाना बनाया हुआ है। एरिक प्रिंस के ब्लैक वाटर के जो दहशतगर्द हैं, वो ईरान के अभी हालिया जो प्रोटेस्ट हुए, जो खून खराब हुआ है, कत्ल गारत हुई है, और जो हथियार पहुँचे हैं प्रोटेस्टर्स के पास, वो ब्लैक वाटर्स के एरिक प्रिंस के संगठन के जरिए पहुँचाए गए हैं। इसी तरह से पिछले साल जो कत्लेआम हुआ था ईरान के अंदर, उसमें एरिक प्रिंस, मोसाद, ये सब शामिल थे, CIA, और उसमें यूएई पेश था। अब जो आना हुआ है, तो ये एक ट्राई का बन रहा है, इसराइल, भारत और यूएई। चूँकि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो चुका है, पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब पर मारा जाएगा, सऊदी अरब पर होगा तो पाकिस्तान में मारा जाएगा, और फिर तुर्की के साथ ही पाकिस्तान, सऊदी अरब अपने मामला आगे बढ़ा रहे हैं। उधर मलेशिया भी इस संगठन में शामिल होने को तैयार है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान से J-17 थंडर खरीदने को, वहीं सऊदी अरब भी J-17 थंडर की डील चल रही है। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ घट रही हैं इस वक्त। जो पुराना सिस्टम था, वर्ल्ड ऑर्डर था, वो सब तहस नहस खत्म हो रहा है और नए सिरे से नई चीज़ें तश्कील में आ रही हैं। तो मोहम्मद बिन ज़ायद एम्बेसडर ऑफ यूएई जो भारत आए, वो इसराइल का पैगाम लेकर के आए। कोई ख़ास, हमें नहीं मालूम क्या पैगाम था, ऐसा हमारा मानना है, तो ख़ास पैगाम लेकर के आए थे। वो ये भी हो सकता है कि भारत और यूएई मिलकर के कोई आपस में सिक्योरिटी एग्रीमेंट आपस में साइन करें, ताकि सऊदी अरब की तरफ से कभी कोई अटैक आता है यूएई पर, क्योंकि इन दिनों हालात बहुत बदतर हुए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। तो वहाँ भारत यूएई की हेल्प कर सके। शुक्रिया आप सभी का।